भारतीय एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 37 संचार माध्यमों के प्रमुख अवयव। पिछले पाठों में आपने विभिन्न संचार माध्यमों के स्वरूप, प्रकार, समाचार संकलन की प्रक्रिया तथा उनके प्रकाशन प्रसारण संबंधी पहलू के बारे में विस्तार से पढ़ा। इन संचार माध्यमों यानी पत्र पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन आदि के कुछ और महत्वपूर्ण अंग भी हैं जो आपके मुख्य उद्देश्य अर्थात मनोरंजन, सूचना और शिक्षा में सहायक बनते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में मुंह, आँख, कान, हाथ, पाँव के अलावा और भी बहुत से अंग हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसी तरह जनसंचार के ऐसे अनेक अंग हैं जिनके अध्ययन से बिना जनसंचार के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इस पाठ में हम ऐसे ही प्रमुख अंगों की चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संचार माध्यमों के प्रमुख अवयवों की पहचान कर सकेंगे, विज्ञापन के महत्व की चर्चा कर सकेंगे, अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन के विज्ञापन का स्वरूप स्पष्ट कर सकेंगे, फोटो तथा कार्टून में अंतर बता सकेंगे, वक्ता, भेंटकर्ता तथा फीचर में भेद कर सकेंगे, आंखों देखा हाल तथा धारावाहिक की अलग अलग व्याख्या कर सकेंगे। क्रियाकलाप: अखबार हो तो आप पढ़ते ही हैं। इसमें समाचारों के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्रकाशित होती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अखबार या पत्रिकाओं में फ़ोटो प्रकाशित करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? संक्षेप में बताइए। आइए समझें। समाचार के प्रमुख अवयवों का परिचय। आपने अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते, दूरदर्शन का कार्यक्रम देखते समय निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि इसमें एक ही तरह की सामग्री नहीं होती। अखबारों में समाचार प्रमुख होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ विज्ञापन, संपादकीय, लेखक, चित्र, कार्टून आदि विविध प्रकार की सामग्रियों से उसे सजाया जाता है। इसी प्रकार रेडियो पर भी समाचारों के अलावा भेंटकर्ताएँ, वक्ताएँ, धारावाहिक रचनाएँ, गीत, संगीत, नाटक आदि का भी प्रसारण होता है। बीच बीच में ब्रेक के बाद विज्ञापन में प्रसारित होते हैं। इसी प्रक्रिया दूरदर्शन पर भी होती है। वहाँ भी अलग अलग प्रकार की सामग्री दिखाई जाती है। शायद आप उन सब से परिचित होंगे, किंतु उनके बारे में विशेष रूप से जानने के उत्सुक होंगे। आइए अब इस पाठ में हम आपको परिचय संचार माध्यमों में प्रयोग होने वाले प्रमुख अवयवों से करवाते हैं। विज्ञापन: विज्ञापन उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं की बिक्री बढ़ने का एक साधन है, किंतु साथ ही ये संचार माध्यमों की आय का भी मुख्य स्रोत होता है। यदि अखबार में विज्ञापन प्रकाशित ना हो तो अखबार एक बड़े 1.5 रुपये में मिलता है, वह 8-10 रुपये में मिलेगा। इसी तरह रेडियो और दूरदर्शन पर भी खूब विज्ञापन प्रसारित होते हैं, जिनसे दोनों माध्यमों की आय होती है। आकाशवाणी की विदित भारतीय सेवा मूलतः विज्ञापन प्रसारित सेवा ही है। दूरदर्शन पर भी छोटे बड़े विज्ञापन विभिन्न कार्यक्रमों से पहले और बाद में प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञापनों की देर किसी अखबार की प्रसार व्याख्या यानी उसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तय होती है। विज्ञापन देने वाले व्यापारिक संगठन अखबारों के पाठक वर्ग के आर्थिक, सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर विज्ञापन छपवाते हैं। कुछ विज्ञापन लोक हित में प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता, संपादकीय, सद्भाव, परिवार नियोजन, रोगों से बचाव, नशीले पदार्थों से परहेज जैसे विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रजा, सरकारी विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाएं देती है। पत्र पत्रिका, रेडियो और दूरदर्शन में प्रकाशन प्रसारण के अलावा विज्ञापन के और भी अनेक माध्यम हैं। सिनेमा, स्टाइड, इश्तेहार, होर्डिंग, रेलगाड़ियों, बसों, ट्रकों, दीवारों पर लिखवाना, खेल प्रतियोगिता, प्रदर्शनियों, मेलों आदि के मौके पर भी वस्तु का संदेश का प्रचार प्रसार इसी श्रेणी में आता है। विज्ञापनों की भाषा को सजावट उसे पाठकों, दर्शकों के स्तर पर
अनुसार होती है। आमतौर पर आकर्षक होते लुभाने वाले शब्द या मुहावरे इस्तेमाल करके ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। आजकल दूरदर्शन पर इतने सुंदर और लुभाने विज्ञापन आ रहे हैं कि लोग, खासकर बच्चे, इन्हें देखने में बहुत रुचि लेते हैं। आपने अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रकाशित अथवा प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की ओर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि एक ही वस्तु का विज्ञापन अलग अलग माध्यमों से अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे संचार माध्यमों के स्वरूप मुख्य कारण होते हैं। चूँकि अखबार संचार माध्यम की मुद्रित विधा है, इसमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को सुंदर सुंदर चित्रों तथा वाक्यों से सजाया जाता है, जिससे कि वह एक दृष्टि में बदले ही देखते ही पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। रेडियो एक सशक्त श्रव्य माध्यम है। अंत इस पर केवल किसी भी संदेश को सुना जा सकता है, इसलिए रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में संगीत के टुकड़े, विशेषकर प्रकार की ध्वनियाँ, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इससे कि श्रोता का ध्यान आसानी से आकर्षित हो सके। कई बार विज्ञापनों के द्वारा मनोरंजन भी करने का प्रयास किया जाता है, ताकि काफ़ी देर तक लोगों के मन में विज्ञापन का प्रभाव बना रहे। दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों में चित्रों के साथ साथ रेडियो की भांति ध्वनियों तथा गीत संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लिखित रूप भी दिया जाता है। इसमें विज्ञापनों की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं समय ये ध्यान में रखा जाता है कि विज्ञापन देखने और सुनने दोनों में आकर्षित हो और विज्ञापनदाता का ठीक संदेश भी पहुंचा सके। आजकल तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को देखते समय भी अनेक आकर्षक विज्ञापन चलते रहते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी अक्सर विज्ञापन वाले संदेश आते रहते हैं। फ़ोटो पत्रिकाओं में फ़ोटो का महत्व बहुत बढ़ गया है। रंगीन छपाई के क्षेत्र में प्रगति होने के साथ साथ फ़ोटो छापने की अनिवार्यता भी बढ़ती जा रही है। रेडियो में तो फ़ोटो देना संभव नहीं है, पर बिना चित्रों के दूरदर्शन और पत्रिकाओं की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। फ़ोटोग्राफी की तकनीक अब इतनी विकसित हो चुकी है कि उपग्रह के जरिए दूर से फ़ोटो तत्काल प्रेषित किए जा सकते हैं। यदि किसी समाचार के साथ उसे संबंधित फ़ोटो दे दिए जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जिन पत्रिकाओं में फ़ोटो कम छपते हैं उनमें प्रति पाठक का आकर्षण कम होता है। खेल, फिल्म, कला, विज्ञापन आदि विषयों की पत्रिकाएं तो बिना चित्रों के छाप ही नहीं सकते। कुछ फ़ोटो अपने आप में समाचार होती है। समाचार माध्यमों के फ़ोटोग्राफ भी किसी संवाददाता या पत्रकार से कम नहीं होते। वास्तव में फ़ोटोग्राफी कला भी है और पत्रकारिता भी फ़ोटो के कारण ही किसी समाचार या खबर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। दूरदर्शन तो ही दृश्य माध्यम और फ़ोटो उसका आधार है। कैमरामैन या फोटोग्राफर कई कोणों से तथा कई पहलुओं को ध्यान में रखकर एक ही घटना के असंगत चित्र खींचता है, जिसमें से सबसे सटीक चित्र छाट कर प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। कुछ अखबारों के फोटोग्राफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ये तो फ़ोटो अपने आप में मुखर होता है और इसकी रेखाएं और रंग ही बोलते हैं, पर कभी कभी उसका शीर्षक कैप्शन इतना चुटकीला और मन को छू लेने वाला होता है कि जितना प्रभाव एक चित्र और 4-5 शब्दों से हो जाता है उतना 20-25 पृष्ठों या 2 घंटे के भाषण से भी नहीं हो सकता। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में तो चित्र ही महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि वहाँ पर चित्रों के साथ साथ ध्वनि का भी महत्व होता है, लेकिन कई बार विज्ञापनदाता चित्र के साथ कुछ वाक्य लिख कर ही बिना किसी ध्वनि के अपना संदेश दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अब तो फ़ोटो पत्रकारिता एक स्वतंत्र विधा के रूप में उभर चुकी है।
राष्ट्रीय सारण नामक दैनिक पत्र। फोटो फीचर के नाम से एक सप्ताह किसी स्थान, घटना अथवा प्राकृतिक के सौंदर्य को चित्रित करता है। कार्टून अथवा व्यंग चित्र। कार्टून अथवा व्यंग चित्र भी अब पत्रिकाओं का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं और ये व्यंग चित्र अपोक्ष रूप से अपना संदेश प्रेषित करते हैं। कार्टून बनाना भी फोटोग्राफ की तरह एक कला है, किंतु इसमें कैमरे जैसे उपकरण नहीं बल्कि मात्रा, पेंसिल या कलम और कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कार्टूनिस्ट अड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर किसी घटना, व्यक्ति या विचार पर ऐसे तीखी टिप्पणी कर डालते हैं कि बड़े बड़े लेख और संपादकीय भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। कार्टून असल में स्वास्थ्य लोकतंत्र का लक्षण है। कार्टूनकार बड़े से बड़ा नेता, विद्वान, अभिनेता या संत महात्मा तक को माफ़ नहीं करते। किसी को बिल्ली बना दिया जाता है तो किसी को लोमड़ी, कोई मक्खी या तितली के रूप में चित्रित किया जाता है तो कोई रीछ या कुत्ते के रूप में। मज़े की बात यह है कि कोई भी इसमें बुरा नहीं मानता। कार्टून का उद्देश्य किसी पर कीचड़ उछालना या मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि किसी घटना या विचार को तीखेपन तथा कचोड़ के साथ प्रस्तुत करना है। कार्टून किसी समाचार को टिप्पणी के साथ पेश करता है। दुनिया के सभी छोटे बड़े अखबार और पत्रिकाओं में कार्टून के लिए स्थान अवश्य रहता है। कुछ पत्रिकाएं तो कार्टून पत्रिका के रूप में ही निकलती है। कार्टून की भाषा भी महताज नहीं होता पर कई बार कार्टून में बनाए गए पात्रों का स्पष्ट करने के लिए भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल कुछ शब्दों का एक धृत वाक्य के रूप में होती है। अब दूरदर्शन पर भी समाचारों के साथ अथवा राजनीतिक टिप्पणियों के साथ कार्टून दिखाए जाने का प्रचलन शुरू हो गया। कार्टून के माध्यम से फिल्में भी बनाई जाती है जो बच्चे को विशेष रूप से पसंद आती है, उन्हें एनिमेशन फिल्में कहा जाता है। अब कार्टूनिस्ट पेंसिल अथवा कलम के साथ कंप्यूटर की सहायता से भी कार्टून बनाते हैं। समाचार पत्रों, कार्टूनिस्टों और संपादकों और संपाददाताओं के समान प्रतिनिष्ठा तथा वेतन मिलता है। भेंटकर्ता किसी फोटो तथा कार्टून की तरह समाचार की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। इसमें किसी घटना, विषय या समस्या से जुड़े एक या अधिक लोगों से कोई संवाददाता, एक पत्रकार एकांत में सवाल जवाब करके कुछ जानकारियाँ प्राप्त करता है। भेंटकर्ता पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है और साथ ही रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित भी होती है। कभी कभी भेंटकर्ताओं से भी बड़े समाचार भी निकल आते हैं। भेंटकर्ताएँ किसी खास समाचार अथवा घटना के बारे में भी हो सकती है और किसी राजनेता, अधिकारी या विषय के जानकार से सामान्य तौर पर बातचीत भी हो सकती है। आकाशवाणी से तो समाचार दर्शन तथा न्यूज़रील जैसे कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं जो पूरी तरह भेंटकर्ता पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन के समाचारों तथा सामयिक कार्यक्रमों में भेंटकर्ता का खूब इस्तेमाल किया जाता है। किसी घटना या समाचार के अलग पहलू समझाने, पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने में भेंटकर्ता विद्या बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए कहीं दंगा हो जाए तो पीड़ित लोगों, वहां मौजूद व्यक्ति, पुलिस अथवा किसी सामाजिक कार्यकर्ता के विचार प्रसारित कर दिए जाए तो सारी बात की सच्चाई सामने आ जाती है। भेंटकर्ताएँ आमतौर पर रिकॉर्ड कर ली जाती है और इसका संपादन करके आवश्यकता के अनुसार उनके अंश या पूरे रूप में प्रसारित की जाती है। भेंटकर्ता तथा इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को अत्यधिक निर्मल, विवेकशील और मितभाषी होना चाहिए, तभी वह किसी व्यक्ति से सच्चाई मालूम करने में सफल हो सकेगा। धीरज और स्वयं उनके अन्य गुण हैं। समाचार को विश्वसनीयता के साथ पेश करने की ही उत्तम विद्या है। भेंटकर्ताओं को प्रसारित करने से पहले व्यक्ति विशेष के कथनों की पुष्टि करवा लेनी चाहिए। भेंटकर्ता को प्रश्न पूछते हुए ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी व्यक्ति की
समझ में आती हो और जिसे पाठक और श्रोता समझ सकते हो। प्रश्न सरल भाषा में और स्पष्ट होने चाहिए। आपने समाचार के स्रोत के रूप में संवाददाता सम्मेलन के बारे में पढ़ा। संवाददाता सम्मेलन भी एक तरह से भेंटकर्ता का विस्तृत रूप है। सामान्य भेंटकर्ता में पर्याय एक व्यक्ति से एक पत्रकार प्रश्न पूछता है, जबकि संवाददाता सम्मेलन में बारी बारी से अनेक पत्रकार प्रश्न पूछते हैं। राजनेताओं से की गई भेंटकर्ताओं में बड़ी चतुराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो राजनेता आसानी से बताना नहीं चाहते। वक्ता या टॉक आकाशवाणी की विधा है जिसमें किसी विषय पर समाचार से चर्चा की जाती है, जिसमें कोई जानकार व्यक्ति निर्धारित समय में दिए गए विषय के विभिन्न पहलू पर सरल और संबोध भाषा में प्रकाश डालता है। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि विषय अधिकतम लोगों के हित व रुचि का हो। ये विषय सामयिक भी हो सकते हैं और स्थायी महत्व के भी। चूँकि वक्ता में एक ही व्यक्ति की भागीदारी होती है, इसलिए इसकी अवधि 5 से 10 मिनट की रहती है, ताकि श्रोता उबरे ना करे। वक्ताकार स्वयं अपनी आवाज़ में श्रोता प्रसारित करे तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। यदि उसकी आवाज़ प्रसारण योग्य ना हो तो उद्घोषक या समाचार वाचक की वक्ता पढ़ सकते हैं। बीच बीच के उदाहरणों, साहित्यों आदि का हवाला देने से वक्ता से रोचकता का पुट आ जाता है। विषय की स्पष्टता, विचारों की निष्पक्षता और भाषा की सरलता के साथ साथ सफल वक्ता की एक महत्वपूर्ण पहचान उसका सही प्रस्तुतिकरण। बोलते समय यदि आवाज़ का कुशलता के साथ उपयोग किया जाए तो श्रोता का ध्यान भंग नहीं होगा और विषय उस तक अच्छी तरह पहुंच जाता है। समाचार प्रभाग की सामयिकी, समाचार चर्चा, समाचार दर्शन, साप्ताहिक झांकी, स्टॉकलाइट, वाक्याश, राज्यों की चिट्ठी आदि प्रमुख कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अलावा वक्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी है, जिसमें सप्ताह में एक बार आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ कोई वक्ता प्रसारित की जाती है। अब आकाशवाणी के सुबह सुबह समाचारों के बदले हुए स्वरूप में प्रतिदिन एक वक्ता भी प्रसारित की जाती है। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य समाचारों की सूचना भी प्रसारित होती है। परिचर्चा एक तरह से वक्ता का ही विस्तार है। इसमें 3 या उससे अधिक लोग एक साथ बैठकर आपसी बातचीत के माध्यम से किसी विषय या समस्या को श्रोताओं दर्शकों के सामने रखते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि भाग लेने वाले लोग विषय के अलग अलग पहलू से जुड़े हुए हो। उदाहरण के लिए, यदि मुक्त विद्यालय शिक्षा पद्धति की उपयोगिता या विद्यार्थियों का निर्णय लेने की क्षमता पर परिचर्चा आयोजित की जाए, उसमें शिक्षा मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त व्यक्ति या शिक्षा पा रहे विद्यार्थी, किसी अध्यापक, शिक्षा शास्त्री या किसी समाज सेवक अथवा पत्रकार को शामिल किया जा सकता है। परिचर्चा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों माध्यमों से प्रसारित की जाती है। ये दूरदर्शन की तो बहुत ही लोकप्रिय विधा है। चुनाव, बजट, कानून, खेल तथा अन्य राष्ट्रीय मसलों पर अक्सर परिचर्चाएं प्रसारित की जाती है। पत्र पत्रिकाओं में भी लिखित विचार प्रसारित किए जाते हैं। परिचर्चा में किसी एक व्यक्ति को संयोजक, मॉडरेटर तय किया जाता है, जो एक तरह से सूत्रधार होता है। परिचर्चा का संकलन करता है। उसे ध्यान रखना होता है कि विषय के सभी मुख्य पहलू पर विचार हो जाए और उसमें भाग लेने वाले सब लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिले। परिचर्चा का उद्देश्य विषय विभिन्न पहलू की जानकारी श्रोताओं दर्शकों को देना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कई चर्चा बहस का रूप ना ले। परिचर्चा प्रायः 20 मिनट से 1 घंटे तक की हो सकती है। परिचर्चा सफल तभी होगी जब वह अनौपचारिक तथा घरेलू वातावरण में की जाए। परिचर्चा में भाग लेने
वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका असली मकसद श्रोताओं दर्शकों को विषय की जानकारी देना है, अपने ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता का सिक्का जमाना नहीं। उन्हें ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे आम लोग आसानी से समझ ले। गहरी से गहरी बात को सरल और बोलचाल की भाषा में पेश करना ही अच्छे परिचर्चाकार की पहचान है। आलेख आलेखों का स्वरूप भी रेडियो वक्ता की तरह ही होता है। जब कोई भी वक्ता अखबार पत्रिका में प्रकाशित होती है तो उसे आलेख कहा जाता है। वक्ताओं की तरह आलेख भी विभिन्न विषयों पर लिखे जाते हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक घटनाएं, नारी अधिकार, यौन शोषण, बच्चों किशोरों की दशा दिशा की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, साहित्य, कला, संस्कृति, कृषि नीति, बजट, आर्थिक परिदृश्य आदि विषय आते हैं। इन आलेखों के प्रकाशित होने के अनुरूप ही इसे संपादकीय, समीक्षा, टिप्पणी, परिचर्चा आदि नामों से जाना जाता है। आलेख प्रायः गंभीर विषयों पर लिखे जाते हैं। बिना आलेख के समाचार पत्र अधूरा होता है। संपादकीय में किसी महत्वपूर्ण घटना, सरकार के फैसले, सामाजिक समस्या आदि पर टिप्पणी होती है। समाचार जहाँ घटनाओं या स्थितियों की तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, वही संपादकीय उन पर विचारणात्मक टिप्पणी करते हैं। संपादकीय से विचार पत्रों की दृष्टि का अंदाज भी लगाया जा सकता है, जिसे किसी घटना, समस्या का नीतिगत फैसले पर संपादक क्या टिप्पणी करता है उससे साहस और विचारों का पता चलता है। कई बार संपादकीय पढ़ने के बाद सरकारें फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है, किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर हो जाती है। जिस नियम पर संपादकीय लिखा जाता है उसे माना जाता है कि गंभीर मुद्दा है। इससे पाठकों में जागरूकता भी पैदा हो जाती है। कई बार किसी समाचार को पढ़कर पाठक उतना आंदोलित नहीं होता जितना संपादकीय पढ़कर हो जाता है। संपादकीय मुख्य अखबारों और पत्रिकाओं में संपादक की ओर से संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है। कभी कभी संपादकीय अति महत्वपूर्ण होने पर प्रथम पृष्ठ पर भी स्थान पा जाता है। फीचर। आप जानते हैं कि समाचार पत्रों में हम दैनिक जीवन में घटित महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं, जबकि फीचर में किसी समाचार के व्यापक प्रभाव का दर्शन और मूल्यांकन होता है। साथ ही एक शब्द चित्र खींचा जाता है और यह विशेष सत्य पर आधारित होता है जो पाठक अथवा दर्शक की जिज्ञासा, सहानुभूति, आकांक्षा, विनोद, क्षितिज आदि संवेदनाओं को उत्पन्न करने में सहायक होता है। किसी अच्छे फीचर को पढ़ अथवा देखकर संतोष प्राप्त होता है और भावनाओं की पुष्टि होती है। यह मूलतः मनोरंजन के साथ सूचना देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। एक फीचर में व्यावसायिक क्षेत्र की बात को मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार सूचना का अधिकार, भोज्य पदार्थ, बागवानी मशीनों की मरम्मत, डाक लिंग भेद, HIV एड्स, फूलों की खेती आदि जैसे किसी भी विषय पर फीचर आधारित हो जाता है। फीचर के अन्य अनेक विषय हो सकते हैं। बच्चों व किशोरों की समस्या जैसे धैर्यशीलता परीक्षा से पूर्ण स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव मुक्त कैसे हो जाए, बच्चों में मादक पदार्थों का बढ़ना, सेवन और रोकथाम, खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, रुचियाँ अभिरुचियाँ, शौर्य बहादुरी की गाथाएँ, बाल विवाह, कुप्रथा, लिंग भेद की समस्या, HIV एड्स रोग, भर्तियाँ के प्रति जागरूकता। फीचर का शिक्षक सदैव आकर्षक और दिल को छू लेने वाला होता है। फीचर अखबार का एक पत्रिका में प्रकाशित होता है, रेडियो पर सुना जा सकता है और दूरदर्शन पर देखा भी जा सकता है। धारावाहिक शब्द का प्रचलन सभी संचार माध्यमों में लगभग एक ही रूप में है। धारावाहिक का अर्थ होता है किसी भी लंबी सामग्री को निर्धारित समय क्रम में प्रकाशित अथवा प्रसारित करना। धारावाहिक को अंग्रेजी में सीरियल कहा जाता है। अखबारों में साहित्य, कला तथा संस्कृति, बच्चों के प्राकृतिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी घटना अथवा समस्या पर
आधारित खबरें तथा सामग्री भी धारावाहिक रूप में प्रसारित की जाती है। अखबारों में लंबी कहानियाँ, उपन्यासें आदि को भी धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। रेडियो पर कहानी, नाटक तथा संगीत समारोह से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा किसी समस्या से जुड़ी वक्ताएं भी धारावाहिक रूप में प्रसारित की जाती है। दूरदर्शन पर धारावाहिक का प्रचलन अधिक है। दूरदर्शन पर धारावाहिक रूप में कहानियाँ, नाटक, फिल्में और प्रतियोगिता परक कार्यक्रम अधिक दिखाए जाते हैं। अलग अलग विषयों जैसे संगीत, नृत्य तथा किसी घटना से संबंधित धारावाहिक भी प्रसारित होते हैं। कहानियों तथा फिल्म पर आधारित धारावाहिक ना होकर नुपुर तथा परमवीर चक्र नामक धारावाहिक नृत्य तथा फौज घटनाओं पर आधारित प्रचलित धारावाहिक थे। हम लोग शांति, हिंदी धारावाहिक सब आदि धारावाहिक सबसे पहले लंबे समय तक चलने वाले लोकप्रिय धारावाहिक रहे हैं। आज भी कहानी, घर घर की कुसुम, कालचक्र, यात्रा जैसे अनेक धारावाहिक घर घर देखे जा रहे हैं। आंखों देखा हाल। हमारे देश में आंखों देखा हाल का पहला उदाहरण महाभारत के समय का है, जब संजय ने धृतराष्ट्र को कौरव पांडव युद्ध का विस्तृत विवरण सुनाया था। उसमें नेत्रहीन होते हुए भी धृतराष्ट्र को युद्ध की पूरी जानकारी राजमहल में बैठे बैठे मिल जाती थी। जो बात हमने महाभारत में पढ़ी थी, उससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे सामने संभव कर दिया है। रेडियो से आंखों देखा हाल सुने और आगे बढ़कर अब टेलीविज़न पर हम सब कुछ अपने सामने होते देखते हैं और सुनते भी हैं। आंखों देखा हाल प्रसारण माध्यमों की सबसे अधिक विश्वसनीयता विद्या, जिसमें दर्शक, श्रोता तथा वास्तविक घटना के बीच क्रम दूरी रहती है। टेलीविज़न में तो यह दूरी नाम मात्र की रह जाती है, क्योंकि इसमें कैमरे की आंखें से सब कुछ दर्शक के सामने ही आ जाता है और कैटर या आंखों देखा हाल बताने वाला व्यक्ति सिर्फ सहायक जानकारी देता है। आंखों देखा हाल मुख्य रूप से खेल प्रतियोगिताओं, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय समारोह, किसी महान व्यक्ति की आयु आदि के बारे में प्रसारित किया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, मंत्रियों के शपथ संग्रह समारोह, आकलन समारोह जैसे बड़े आयोजनों का आंखों देखा हाल अक्सर सुनते देखते होंगे। किसी तरह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की मृत्यु, उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार का आंखों देखा हाल रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित किया जाता है। अब तो सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है और इसके लिए अलग से 2 चैनल भी शुरू की जा चुके हैं। सबसे अधिक लोकप्रिय योजन होते हैं खेल प्रतियोगिताएं, जिनमें भी क्रिकेट की कमेटी सुनने देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है। कभी कभी ऐतिहासिक उपलब्धियां की कमेंट्री भी सुनाई जाती है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व जब भारत अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, तो मॉस्को से उस घटना का आंखों देखा हाल आकाशवाणी ने प्रसारित किया था। आंखों देखा हाल सुनने देखने वालों में अनपढ़, शिक्षित तथा कम पढ़े लिखे सब तरह के लोग होते हैं। इसलिए कमेंटर को सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस तरह का कार्यक्रम होगा, उस तरह के कुछ तकनीकी और विशेष शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे, लेकिन सामान्य वर्णन में कठिनाई और भारी भरकम शब्दों से बचाना चाहिए। कमेंटर को खेल या विशेष अवसर से संबंधित शब्दावली, पूरी जानकारी के साथ साथ उन शब्दों के शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जिस अवसर का हाल सुनाया या दिखाया जाए, उसके सभी पहलू की समुचित जानकारी के बिना कमेंटर का अपना कर्तव्य पूरी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच के कमेंटर को उसके सब तरह के तकनीकी शब्दों, किस मैच में कौन हारा, कौन जीता, किस देश का कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र में आगे, किस ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए आदि की जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जसदेव सिंह जैसे कमेंटर है जो लोकप्रिय खेल प्रतियोगिता जैसे अधिक स्वतंत्रता दिवस समारोह तक हर प्रकार के कार्यक्रमों का आंखों देखा हाल समान कुशलता है।
रोचकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अन्य उपरोक्त के अलावा भी बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो संचार माध्यमों को नियंत्रण कार्य करते रहने में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ तो नियमित प्रकाशित समाहित होते हैं और कुछ साप्ताहिक अथवा मानसिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। साहित्य से संबंधित सामग्री जैसे कहानी, कविता, नाटक, पुस्तक, समीक्षा आदि साप्ताहिक अथवा मानसिक रूप से अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन तीनों माध्यमों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार बाल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत चुटकुले, बच्चों के लिए कहानियाँ, कविताएं, प्रतियोगिताएं आदि प्रसारित होते हैं। बच्चों के लिए भाषा शिक्षा तथा संगीत शिक्षा जैसे कार्यक्रम आकाशवाणी पर नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। फिल्में तथा कला संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम भी संचार माध्यमों से मुख्य आकर्षण होते हैं। अपने अखबार पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि खान-पान, रोजमर्रा, पोल्ट्री व्यवसाय, शेयर बाजार, अध्यात्म, खेलकूद, कृषि आदि से संबंधित विशेष सामग्री नियमित रूप से प्रकाशित होती है। जिसके अतिरिक्त भविष्य फल, पाठकों के पुत्र, HIV एड्स, समाज के सामूहिक स्वास्थ्य के लिए कैसे घातक जैसे प्रतिक्रियाएं तथा सुभाषित वाक्यों जैसे सामग्रियाँ भी अखबारों में नियमित रूप से प्रकाशित होती है। रेडियो तथा दूरदर्शन पर समाचारों और गंभीर विषयों से संबंधित सामग्रियाँ के अलावा गीत, गज़ल, चित्रपट, फिल्म, संगीत, लोकगीत आदि विविध मनोरंजन कार्यक्रम नियमित प्रसारित होते हैं। आपने क्या सीखा? संचार के मुख्य आयाम साहित्य, कला संस्कृति परक, बाल जगत, ज्योतिषी, खानपान, स्वास्थ्य आदि। भेंटकर्ता किसी भी व्यक्ति से बातचीत, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रकाशित प्रसारित। वक्ता रेडियो पर प्रसारित होने वाला आलेख। परिचर्चा 3 से अधिक उससे अधिक लोगों द्वारा किसी विषय पर की गई बातचीत। आंखों देखा हाल, किसी भी खेल में घटना का आंखों देखा विवरण। कार्टून किसी भी विषय की व्यंग्यात्मक अथवा चित्रणात्मक प्रस्तुति। संपादकीय किसी समाचार पर विशेष आलोचनात्मक टिप्पणी। फीचर रोचक, व्यवहारिक तथा एक विषय पर आधारित सूचना घटना। आलेख किसी भी विषय पर लिखा गया पत्र पत्रिका के लिए लेख। विज्ञापन किसी भी उत्पादन तथा आवश्यकता का प्रचार। फोटो अखबार तथा दूरदर्शन पर प्रसारित चित्र। योग्यता विस्तार समाचार पत्रों विभिन्न पत्रिकाओं के संदर्भों का वाचन कीजिए। पत्र पत्रिका अखबारों से काटकर निम्नलिखित की अलग अलग फाइलें तैयार कीजिए। कार्टून, फोटो, फीचर, विज्ञापन, संपादकीय। दोस्तों चैप्टर खत्म है। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।